हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। माई सेल्फ उमाशंकर गोस्वामी। सो आज हम शुरू करने वाले हैं, जैसा कि जो हमारी एक लेसन चल रहा था अल्कोहल, फिनाइल और ईथर, उसमें से हमारा फर्स्ट जो अल्कोहल था मेथिल अल्कोहल वो हो चुका है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एथिल अल्कोहल और एथेनॉल। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है एथेनॉल का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये किसका फॉर्मूला है? एथेनॉल का। ठीक है, अब इसकी थोड़ी बात करते हैं। जो एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला मैंने बताया वही होता है। इस श्रेणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। किसके? अल्कोहल की श्रेणी का। केवल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अरे तो वही बात हो गई, आप चाहे अल्कोहल बोले चाहे इसको जो भी बोल सकते हैं। औद्योगिक निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। स्टार्च युक्त पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आप चाहें तो शुगर का इस्तेमाल करके आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो शुगर ब्रेक हो जाएगी, आपको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलेगा। फिर आप अगर ग्लूकोज का अपघटन मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को, तो आपको क्या मिल जाएगा? एथेनॉल मिल जाएगा। इसे ग्रेन अल्कोहल मतलब ग्रेन अल्कोहल भी बोला जाता है। अब ग्रेन अल्कोहल क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि स्टार्च से इसको हम स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज फ्रक्टोज ऑब्टेन करते हैं और फिर उससे ऑब्टेन करते हैं हम, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेन अल्कोहल। फलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। सभी प्रकार की शराबों का मुख्य अवयव है होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन बोला जाता है इसको, क्योंकि जितने भी अल्कोहल से मेक बनाए जाते हैं पीने के लिए उन सबका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये। अब एथिल अल्कोहल के निर्माण की जो विधि है, कई सारी विधियां हैं और कुछ विधियों को मैं महत्वपूर्ण जो है उन्हें डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं पहली विधि क्या है। सबसे पहले आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक एस्टर लेंगे। क्या लेंगे? ये एस्टर है। तो अब आप एस्टर का उपयोग करेंगे और इसका आप रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। देखो क्या बनने वाला है, यहां पर आपको बनने वाला है एथेनॉल। और कैसे बनेगा? ये आपका बना लेगा सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में। कैसे? C2H5OH, यानी कि ये बदल गया हमारा एथेनॉल में। ठीक, अब कैसे बदला? अगर नंबर ऑफ कार्बन अब देखें तो 3 है। कितने नंबर ऑफ कार्बन? 3। वहां देखेंगे तो 2 है और यहाँ 1, 2 और 1 3 है। और बाकी हाइड्रोजन यहां से निकला क्या होगा, हमें सिर्फ ये गेस करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या अगर यहां से इसको ब्रेक करते हैं। जैसे अगर मैं यहां से ब्रेक कर दूं तो CH3 C डबल वो Na सोडियम एसीटेट बन गया। और बाकी का जो कार्बन का मॉलिक्यूल था वो इसके साथ जुड़ा और ये किस में कन्वर्ट हो गया? एथेनॉल में। सोडियम और जो OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन है वो ब्रेक होंगे तो एक मॉलिक्यूल यहां से जुड़ के सोडियम एसीटेट बना लेगा। बाकी इसके साथ जब अटैच होगा फिर वो कन्वर्ट होगा आपका एथेनॉल में। दूसरा तरीका क्या है एथेनॉल बनाने का, वो देखते हैं। इसको बोलते हैं एथिल एमीन। एथिल एमीन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करवाता हूं? HNO2। ठीक, और जब इसका रिएक्शन मैं HNO2 के साथ करवाऊंगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH, यानी एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला वाला जो एस्टर से बनाया गया इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं, और दूसरा वाला जब आप एथिल एमीन को रिएक्शन कराते हैं इस रिएजेंट के साथ फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एथेनॉल में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आप इस रिएक्शन को चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि किण्वन द्वारा फर्मेंटेशन से कैसे बनाएंगे। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो एथिल अल्कोहल है उसका बृहद स्तर पर उत्पादन करने के लिए हम किण्वन विधि का उपयोग।
अगर जो इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाए जिससे अल्कोहल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में इसका इस्तेमाल होता है, सो उसके लिए फर्मेंटेशन करते हैं हम। ग्रेप्स ऐसे जो फल हो गए उनका फर्मेंटेशन करेंगे फर्मेंटेटर में डाल के, फिर वो एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे कई तकनीकें हैं। देखिए किण्वन वह प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक यौगिक जीवाणु बैक्टीरियल धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं। बैक्टीरिया के प्रेजेंस में जो फर्मेंटेटर बैक्टीरियास होते हैं उनकी उपस्थिति में इनका फर्मेंटेशन किया था और ये सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं तथा जीवों द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है, जिन्हें किण्व कहा जाता है। वो मतलब उस बैक्टीरिया को, फर्मेंटेटर बैक्टीरिया को, यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब इससे हीट प्रोड्यूस होती है। जो प्रक्रम है वो दो प्रकार के होता है, एक होता है उष्माशोषी और एक होता है उष्माक्षेपी। और देखो उष्माशोषी का क्या मतलब है कि जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, और उष्माशोषी का मतलब क्या है कि जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो डिफरेंस क्या है, अगर आप घर पे अपने देखते होंगे, ये फिर काफी आसान सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे चूने को अगर कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के साथ ऐड कर दिया जाए तो उससे हीट निकलती है, वो उष्माक्षेपी प्रक्रम है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उष्माशोषी यानी उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है। किण्वन शब्द का प्रयोग लिपिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तीव्रता से निकलते हैं के कारण विलयन उबलने सा लगता है, जैसे दूध का जमना। गन्ने के रस द्वारा शराब भी बनाई जाती है। ठीक है, अल्कोहल तो बताया मैंने कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका प्रोडक्शन इसके साथ में होता है। आगे फिर क्या कहता है, शर्करा युक्त पदार्थों से, जैसे चीनी हो गया, अब उससे कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे उसको देखते हैं। शर्करा युक्त पदार्थ, शर्करा के कारखानों में शर्करा के क्रिस्टल रूप में पृथक्करण होने के पश्चात शेष बचा हुआ द्रव सीरा कहलाता है। मतलब क्रिस्टल, जैसे गन्ने का जो रस है वो निकाला गया, फिर उसे क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, तो कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ कि उससे जितने भी क्रिस्टलाइन किए जा सके, जितना का चीनी का फॉर्मेशन किया जा सका वो तो चीनी में, और बाकी जो बच गया वो सीरा, काले भूरे रंग का चिपचिपा चाशनीदार गाढ़ा, जिसमें लगभग 20 से 35% शर्करा होती है। कितनी परसेंट? 20 to 35% सीरे का तनुकरण। फिर इसका क्या करेंगे? डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन का मतलब इसमें क्या मिलाएंगे? पानी। तनु करने पर इसका 8 से 10% का विलयन बना लेते हैं। अब अमोनियम लवण से क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तनु अम्ल का योग किण्वन में बाधा उत्पन्न करने में वाले जीवाणुओं या किण्वों को नष्ट कर देता है। जब इसको ऐड करते हैं, इनमें अमोनियम साल्ट ऐड करते हैं, तनु एसिड ऐड कर देते हैं, तनु अम्ल का प्रयोग करते हैं, अमोनियम तनु, जिसको हम एडिशन ऑफ अमोनियम साल्ट एंड डाइल्यूशन एसिड कहलाता है। तो ये क्या करता है कि उन बैक्टीरियाज को नष्ट कर देता है जो इसका अम्लीकरण करते हैं। नष्ट करने के लिए सीरे के तनु विलयन का अम्लीकरण हो जाता है, मतलब एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है, और प्राप्त विलयन को अमोनियम साल्ट के द्वारा उदासीन करते हैं। फिर क्या होता है, जो अमोनियम साल्ट है वो ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है, और जब ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करेगा तो जो हम ईस्ट आएंगे, यानी जो ईस्ट होंगे वो क्या करेंगे, उसमें ईस्ट बोलो या आप खमीर बोलो, खमीर क्या करेंगे, उसमें जब मिला देंगे हम लोग, तो जो खमीर है या फिर जो ईस्ट है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 दिन के लिए जब उसको रख देंगे तो क्या होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी गन्ने के उस सीरे में, जिसमें मैंने पानी डालकर उसके 8 से 10% का विलयन बनाया था, फिर उसका एसिडिफिकेशन किया था। ठीक है, और फिर उसको डालने के बाद मैंने उसको रख दिया, तब 3-4 दिन के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। विलयन को छानकर खमीर को पृथक कर देते हैं, फिल्टर कर लिया, सारी ईस्ट जो हमने डाली थी वो निकाल ली। ऐसे द्रव को द्रववास कहा जाता है। इस प्रक्रम में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, जैसे शक्कर ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज द्वारा जल अपघटित होकर ग्लूकोज व फ्रक्टोज देती है, और इस कारण सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। ठीक है, सुक्रोज को भी हम क्यों कहते हैं सुक्रोज को मतलब शक्कर को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं? इसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये ब्रेक हो जाती है इन्वर्टेज द्वारा जल अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कैसे? ये फार्मूला रहा शुगर का। ठीक, ये क्या है? शुगर, इसका फार्मूला है। ठीक है, अब इस शुगर के लिए हम क्या यूज करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसके साथ हम वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के बाद हमें एक वो चाहिए
एंजाइम जिसका नाम है इन्वर्टेज, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक एंजाइम है इन्वर्टेज जिसके द्वारा जो शुगर है वो ग्लूकोज व फ्रक्टोज में मतलब ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण उसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, वर्टेज एंजाइम। ठीक, अब इन्वर्टेज की उपस्थिति में अगर हम एस ही लिख लो, सा ही लिख लो, क्या दिक्कत। ठीक, अब इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको जब मिलाएंगे पानी इसमें तो ये हमारा दो चीजों में ब्रेक हो जाएगा, एक C2H5OH जिसको एथेनॉल बोलते हैं, और एक है हमारा C6H12O6, C6H12O6। ठीक, अब इन दोनों के नाम अलग अलग हैं। ये हमारा है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज। देखो ये फ्रक्टोज और ये क्या है, ग्लूकोज। ये शुगर, ये पानी। तो ये जो मतलब इसी के कारण इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। और ये बनाने की विधि भी है, क्रोज से आप आसानी से इन्वर्टेज की उपस्थिति में उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल सकते हैं। अब इसके आगे की प्रोसेस जो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन हुआ है उससे ऑब्टेन करेंगे हम एथेनॉल। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। यही जो प्रोसेस है वो ईस्ट भी करती है। पहले शुगर को ब्रेक करेगी एथेनॉल और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फिर वो जो ग्लूकोज होगा उसको ब्रेक करेगी आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। सो हम ऑब्टेन कर लेते हैं इजीली एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो आप इसको अब नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करता है, ईस्ट में उपस्थित एक अन्य एंजाइम जाइमेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित कर देता है। कैसे, C6H12O6। क्या चाहिए और हमें इसके लिए, जाइमेज। ठीक, और जाइमेज क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, C2H5OH एथेनॉल, और दूसरा ये चेंज कर देगा इसको कार्बन डाइऑक्साइड, निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका क्या है, एथेनॉल। ये क्या था, ग्लूकोज। ठीक, तो ग्लूकोज को इसने किसमें चेंज कर दिया, जाइमेज ने, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस तरीके से हमें एथेनॉल ऑब्टेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल ही रही है। ठीक है, हाँ एक और चीज भाई इसमें इंपॉर्टेंट, ये इसमें कार्बन की संख्या 6 है, तो अगर आप यहाँ 2 लगा देंगे तो 4 हो गया, 2 हो गया, 6। ठीक है, अब अगर आप हाइड्रोजन देखें तो वो भी आपका बैलेंस ही है, 10 ही है, लगभग 10, 2, 12। ये था मतलब एथेनॉल का प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको अगले पे करके दिखा दिया था, ये शायद बी वाला ऑप्शन होगा आपका। अब इसके आगे देखते हैं क्या है, एथिलीन द्वारा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो एथिलीन है क्या, कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लग जाए, कैसे, ये है एथिलीन। क्या है ये, एथिलीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, एथिलीन। अब कैसे बनाएंगे, इसको रिएक्शन करा दिया मैंने, H2SO4। ठीक, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने का मतलब क्या है, अगर H2SO4 को आयोनाइज किया जाए तो आपको मिल जाएगा H प्लस में HSO4-। ठीक, यही H प्लस हमको चाहिए क्योंकि प्रोटॉन चाहिए, प्रोटोनेशन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रोटॉन चाहिए। अब क्या होगा, अगला स्टेप देखिए। अब
80 डिग्री सेल्सियस, हाई प्रेशर, क्या बन जाएगा आपका CH3CH2HSO4, ये पूरा ऐड हो गया। अब इसका जो नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है इसका, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब इस जो फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा कौन सा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। सेकंड देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमारा जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना था, उसको मैं पुनः किसके साथ ऐड करना चाहूंगा, एथिलीन, ठीक। अब रिएक्शन कराऊंगा तो 2 और 2 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे इसकी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ठीक, इसको बोलते हैं एथिल सल्फेट, ठीक। ये हमारा बी वाला स्टेप। अब सी वाला देखते हैं क्या है। सी वाले में जो हमारा क्या बना, एथिल सल्फेट, इसमें क्या ऐड करना है, फिर से हमको वही ऐड करना है, वाटर 2H2O। अगर इसके प्रेजेंस में इसको हीट कर दूंगा मैं, तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा 2CH3CH2OH, यानी एथेनॉल ऑब्टेन हो गया। हमें क्या मिल गया, एथेनॉल, CH3CH2OH। और इसी को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, C2H5OH, ठीक। ये दोनों चीजें सेम ही हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। और उसके साथ में एक और चीज हमें मिली, H2SO4, जिसको बोलता है सल्फ्यूरिक एसिड। देखो शुरू में यही लिया था हमने, लास्ट में एथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं क्या है कैसे। एथिलीन को मैंने H2SO4 लिया, CH3CH2HSO4 बन गया, ठीक है। और बाकी इसके बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। अब इसको बोलते हैं एथिल सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और बाकी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को मैंने जब रिएक्ट कराया फिर से एथिलीन से, तो ये हमारा बन गया एथिल सल्फेट, एथिल सल्फेट। और अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं डाई एथिल सल्फेट, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 2। डाई एथिल सल्फेट, अच्छा रहने ही दो। अब जो एथिल सल्फेट ऑब्टेन हुआ, फिर से उसको क्या करेंगे, H2SO के साथ, H2SO4 मतलब H2O वाटर के साथ में इसको हीट करेंगे तो हमारा एथेनॉल प्रोड्यूस होगा और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। हाँ, भौतिक गुण, यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 71 ना तो कोई रंग ना कोई गंध, क्वथनांक इसका इतना है, अपेक्षिक घनत्व डेंसिटी इतनी है, मतलब 71 डिग्री सेल्सियस और 0.789। यह एक विशेष गंध होती है इसमें, तथा स्वाद में तीखा होता है। गंध कैसी, विशेष, और स्वाद में कैसा, तीखा। यह एक आर्द्रताग्राही द्रव है तथा उत्तम उद्दीपक है। यह उदासीन होता है, ना तो एसिडिक है और ना इसमें ना तो बेसिक है। अब उदासीन बनाए रखने के लिए उसमें बेंजोइक एसिड डालते हैं ताकि उसकी जो उदासीनता है वो बरकरार रहे। रासायनिक गुण देखते हैं क्या क्या है। अगर मैं रासायनिक गुण की बात करूं इसकी, तो अगर आप एथेनॉल को हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर गए, अगर आप एथेनॉल को हीट कर देते हैं किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ।
अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ में हीट करते हैं तो आपको मिल जाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक, ये एथेनॉल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इथेनॉल प्लस H2O, ये इसका तो फर्स्ट रिएक्शन था जब इसको हम कैल्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दूसरा देखो इसका, C2H5OH। अब इसको क्या करेंगे, अगर C2H5OH के प्रेजेंस में इसको मैं रिएक्शन करा देता हूं इस बार किसके प्रेजेंस में, H2SO4। अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये हमें प्रोडक्ट देगा C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, EHS, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। लिख ही देता हूं, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, अब इसी से रिलेटेड इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं क्या है। इसको 160 से 170 डिग्री हीट कर दूं मैं सिर्फ। ठीक है, क्या कर दूं, हीट। तो ये हमें क्या देगा, C2H4। क्या है इसका स्ट्रक्चर, देखते हैं क्या है, C2H4, ये तो एथीन मिल गया हमको। क्या मिल गया, एथीन यानी C2H4। अब अगर इसके थर्ड रिएक्शन की बात करूं मैं, ठीक, इसके थर्ड रिएक्शन की बात करूं तो ये अगर मैं इसको हीट कर दूं अल्कोहल की अधिकता में, अब उसमें डिनोट नहीं किया है स्पेशली इसको कि कौन सा अल्कोहल है, इसलिए मैं कोई नहीं लिख सकता। अल्कोहल की अधिकता में अगर मैं इसको हीट कर दूं 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक, अगर 140 डिग्री सेल्सियस हीट करूंगा तो ये हमें प्रोडक्ट देगा ईथर। ठीक, ये डाई एथिल ईथर है, नाम लिख दूं इसका, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, 3 प्रोडक्ट मिल गए हमको। इसको तो आप जानते हैं एथीन है, एथिलीन, वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया हमको, डाई इथाइल ईथर मिल गया। ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन रासायनिक गुणधर्म में। ठीक है, अब आप इसे जल्दी से नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ सकूं ताकि अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, एथिल अल्कोहल का यूज क्या क्या है। प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला क्या, मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, स्पिरिट बनाने के लिए पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में। पेंट को मिला सकते हैं इसमें हम, सल्फर को मिला सकते हैं, आयोडीन को मिला सकते हैं, गोंद को मिला सकते हैं, इसमें ये विलायक के रूप में काम करेगा। क्लोरल और क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, ईथर, एथिलीन, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में इतने सारे रिएजेंट इससे बनाए जा सकते हैं, काफी सारे रिएजेंट। क्लोरल हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, आइडोफार्म हो गया, ईथर हो गया, एथिलीन हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, मतलब इन सभी का निर्माण इनसे किया जा सकता है। मोनो एल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा बनाने में, सबसे पहले पीने वाले एल्कोहल का निर्माण करने में, मोटर व हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन, इत्र, सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। एथिल अल्कोहल का उपयोग जीवों के परिरक्षण में भी, बहुत सारा आपको यूज है। आप चाहे इसका परफ्यूम वगैरह बनता है, गाड़ियों में डीजल एज फ्यूल के रूप में पड़ता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग जीवों के प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स के रूप में पड़ता है, होता है। तो ये सारे इसके बहुत सारे यूज थे जो आज हमने डिस्कस किया, और इसमें पूरा कंप्लीट हमने एथेनॉल और मेथेनॉल कवर कर लिया है। और एग्जाम की दृष्टि से इन दोनों में से हो सकता है किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण या रासायनिक अपक्रियाएं पूछ ले, प्रोडक्शन पूछ ले, मतलब इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए टॉपिक, इसलिए बता रहा हूं मैं।
सो गाइस, सबसे पहले अब आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।